हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। हमारे क्यों? क्योंकि आप ये चैनल आपका भी तो है। तो आज से मैं इस चैनल पे आपको क्लास 9 की जो बायोलॉजी है वो पढ़ाने वाला हूँ और उसकी शुरुआत करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको तो पता ही होगा मेरे बारे में, तो जिसको नहीं पता उनको जरा मैं बता दूं। मेरा नाम साहिब दत्ता है। मैंने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है और मुझे 5 सालों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और 3 सालों से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने में से बहुत सारे ने मुझे देखा होगा क्योंकि मैं आपकी मैथ की क्लास भी लेता हूँ। तो आप ये सोचो भैया मैथ भी और बायोलॉजी भी? हाँ, मेरे को दोनों में ही इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आज से मैं आपकी क्लासेस यहाँ पर लेने वाला हूँ बायोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस छोटे से चैप्टर के साथ। छोटा तो चैप्टर नहीं है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी मस्ती तो करते ही हैं जैसे हम अपनी मैथ क्लास में करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट चेंज हुआ है, भैया वही है, मस्ती वही है और तरीका भी वही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, हाँ, तो फंडामेंटल यूनिट से हम क्या समझते हैं? ठीक है, पहले ये बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, तो हम बात कर रहे होते हैं सेल्स की। किसकी बात कर रहे होते हैं? सेल्स की। अब सेल्स की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि जो सेल होते हैं बच्चों, वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, एक एक सेल से जुड़ जुड़ के हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक घर बन रहा है, तो एक घर बन रहा है, फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? वो है एक ईंट। तो उसी ईंट को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके बनाते हैं। उस तरीके से एक एक सेल जुड़ जुड़ के हमारी बॉडी को भी क्रिएट करता है। तो इस चैप्टर में और अंदर जाने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इन क्लासेस की खास बात ये है बच्चों कि ये क्लासेस दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। क्योंकि हमने देखा कि यूट्यूब पे या तो सिर्फ हिंदी पढ़ाई जा रही है या तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम दोनों पढ़ाए? हाँ, दोनों को मिक्स करके पढ़ाए। इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है जिसमें हम आपको बाइलिंगुअल क्लासेस देंगे। बाइलिंगुअल का मतलब कि जो 2 भाषाओं में होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो है पढ़ते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं जो कि जिनके पास हिंदी मीडियम होता है और प्राइवेट वालों का तो इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है, तो उनको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी बात पे हमने ये चीज स्टार्ट करी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल से, कि जो ये सेल है यानी कि जो कोशिका है, इसकी खोज किसने करी, ये सेल होता क्या है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है व्हाट इज सेल, कोशिका क्या होता है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। भाई पहले बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम को नहीं पता होगा, ठीक है, बट हिंदी मीडियम को पता होगा कि कोशिका का मतलब सेल होता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम तुम भी थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना। तो बच्चों देखो, सेल को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर, मतलब जीवों के प्रकार। ठीक है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। ठीक है, तो चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, किस चीज से बना होता है। फिर पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिज की, जो सेल कोशिका अंग, कोशिका अंगक, ठीक है, या कोशिकांग, कोशिकांग बोला जाता है जिन्हें, ये क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। हाँ, तो इनके बारे में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जब जो सेल होती है उसके चारों ओर बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर बाहर चीजें कैसे आती जाती रहती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कि हमें पता है जो सेल है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से बनते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 तरह की माँ होती है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, मतलब एक होती है समसूत्री, एक होती है अर्धसूत्री। इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम खत्म करेंगे अपने चैप्टर को प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को देख के, है ना। तो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको सेल के बारे में पता चलेंगी, जिससे कि आप और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी बच्चों को बोरिंग लगती है, बट मेरी मानो तो बायोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होती। ये सब चीजें भी हमारी बॉडी में होती है, वो सारी चीजों का आंसर बायोलॉजी हमें देती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ।
तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेल। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है, वो होती है सेल, वो होती है सेल। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सेल होती है वो क्या होती है, बेसिक, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मौलिक संरचना। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्यों बुलाता है, क्योंकि सारी चीजें चाहे इस यूनिवर्स में या चाहे चाहे इस अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, हाँ जितनी भी लिविंग थिंग है वो सब की सब किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। इसीलिए ये क्या है, बेसिक है। ये क्या है, बेसिक मतलब सब में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक। और फंक्शनल क्यों, क्योंकि हर जो सेल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए फंक्शनल यूनिट भी होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सेल कौन से काम करता है। तो सेल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके सामने कुछ सेल दे रखे हैं, जैसे ये वाले जो सेल होते हैं ये हमारी बॉडी में होते हैं। हाँ, देख के पहचान तो गए होंगे, ये है आरबीसी। क्या है बच्चों, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये वाला है एनिमल सेल, मतलब हमारे सेल, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, हाँ एनिमल सेल। ये वाला जो है बच्चों ये है प्लांट सेल। ये क्या है, प्लांट सेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये अलग अलग सेल है। ठीक है, सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है ना। कितने इंटरेस्टिंग, देखो कितनी सारी चीजें इनके अंदर है, ये न्यूक्लियस है, इनके अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। इनके क्या काम होते हैं, इनकी वजह से अगर ये ना हो तो क्या होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सेल के बारे में। देखो अब सिर्फ कह देने से तो होगा नहीं कि क्यों है स्ट्रक्चर ऑफ द, ठीक है, तो उसका रीजन भी होना चाहिए, है ना। बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर क्यों है, उसका रीजन भी होना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, देखो सेल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मतलब किसी एक जीव को वो होते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, मतलब उसको बनाती है। अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स अ टिश्यू। जब बहुत सारे कोशिकाएं, बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से बनता है क्या, उसकी वजह से बनता है कोशिका, यानी कि उसकी वजह से टिश्यू बनता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी कोशिकाएं या बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से बनता है टिश्यू, यानी कि ऊतक। फर्दर एन ऑर्गन एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो पहले क्या बनता है, देखो सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सेल बनते हैं। ठीक है, सेल की वजह से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू की वजह से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम की वजह से क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, मतलब कोशिका बनते हैं, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से क्या बनते हैं, जीव बनते हैं। क्या बनते हैं, जीव बनते हैं। तो अब देखो, अब आगे देखो यहाँ पे, दे परफॉर्म्ड फंडामेंटल फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जो सेल होते हैं बच्चों वो हमारी बॉडी में बहुत फंडामेंटल चीजों को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस को करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, हम खाना खा रहे हैं उसमें भी सेल की एक्टिविटी हो रही है, हम सांस ले रहे हैं उसमें भी सेल की एक्टिविटी हो रही है। तो हर एक बेसिक से बेसिक चीज हमारी बॉडी में जो होती है उन सब में सेल का क्या होता है, रोल होता है। क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, अब आगे देखो, इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, दोनों में ही सेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। ये सारे के सारे कामों को अकेले अकेले करते हैं, डिपेंडली, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये अपना काम खुद करते हैं। जैसे आप अपना काम खुद कर रहे हो, ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, उसी तरीके से ये भी अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, हेंस सेल आर रेफर्ड टू एज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और कई बार बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड क्या बच्चों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कई बार कई स्कूलों के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि हाँ, इंग्लिश में बता देता हूं, व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बताता हूं कि कोशिका को रचनात्मक और क्या
और मौलिक इकाई, ठीक है, रचनात्मक और मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बस समझ में। क्योंकि आप बोलोगे कि भैया हर चीज सेल से बनी होती है, ठीक है, सेल जब एक साथ आते हैं तो उससे बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है वो हमारी सबसे बेसिक चीज है जिसे हम सब बने हुए हैं, और ये हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपसे कभी कोई पूछे तो आप बता दोगे, है ना, क्योंकि आपने किससे पढ़ा है, साहेब भैया से पढ़ा है ना। तो आगे स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब देखो आगे, देखो सबसे पहले अब डिस्कवरी देखो, कितने कितने यूनिक बातें होती है जो हमें पता नहीं होती, और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बोले भैया ने तो पढ़ाया था ये सब कुछ, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल पे चलते हैं कि सेल की डिस्कवरी कब और कैसे और किसने करी, ठीक है। तो जो सबसे पहला सेल मिला था, ठीक है, जो सबसे पहला सेल मिला था वो मिला था रॉबर्ट हुक को। किसको मिला था बच्चों, रॉबर्ट हुक को, और वो भी कब मिला था, 1665 में मिला था, ठीक है। और कैसे मिला था, जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क, इसको देख रहे थे, एक कॉर्क को देख रहे थे, ठीक है। कॉर्क क्या होता है बच्चों, एक बोतल होती थी ना वाइन की, तुमने देखा है कार्टून में बड़ा दिखाते थे, इसमें एक लकड़ी जैसा टुकड़ा ऐसा लगा होता है जिसमें इस तरह के छेद होते हैं, इसको बोला जाता था कॉर्क। क्या बोला जाता है, कॉर्क, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, इस कॉर्क को लिया, उसमें से एक थोड़ा सा तिनका तोड़ा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो जब उसने देखा उसके अंदर, तो उसको दिखा कि यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था। कैसा था, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था। जैसे कूलर, आजकल जो कूलर है ना बच्चों, उसके जो खिड़कियों में जो लगे होते हैं ना, उसको बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इस तरीके से उसको दिखा, ठीक है। तो उसने बोला ये तो छोटे छोटे कमरे जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से छोटे कमरों को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स। वहीं से इनका नाम क्या पड़ा, सेल्स पड़ा, ठीक है। क्या पड़ा, सेल्स पड़ा, ठीक है। तो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, किस तरीके से एक बंदे ने, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट हुक जी ने क्या करा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने सेल खोज डाला, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी फैसिनेटिंग बात है, सोच रहे हो। अब आगे देखो, फर्स्ट लिविंग सेल। देखो फर्स्ट लिविंग सेल, देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढा। तो देखो जो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था वो एक तरह का क्या था, डेड सेल था, यानी कि नॉन लिविंग सेल था, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, डेड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेड सेल ढूंढा था। जबकि जो पहला लिविंग सेल ढूंढा था वो किसने ढूंढा था, लुईनहॉक ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था, लुईनहॉक ने ढूंढा था, वो भी 1674 में। कब ढूंढा था, 1674। और इन्होंने कैसे ढूंढा, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर। जब इन्होंने क्या करा, एक तालाब था उनके, है ना, वो तालाब था, तो तालाब में से उन्होंने क्या, पॉन्ड वाटर लिया, ठीक है, जो तालाब का पानी है उसको लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखा, तो उनको दिखाई दिया क्या, फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। तो उन्होंने किसकी खोज करी, फर्स्ट लिविंग सेल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लुईनहॉक इन 1674। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए। और हु डिस्कवर फर्स्ट सेल अगर ऐसा लिखा है तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक। अगर उसने क्या बोला है, फिर से बोल रहा हूं, अगर उसने बोला है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढा है तो आप बोलोगे लुईनहॉक। और अगर उसने बोला कि फर्स्ट सेल किसने ढूंढा तो क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। बस समझ में। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद भी रुकी नहीं डिस्कवरी, इसके बाद बच्चों सेल थ्योरी दी गई। क्या दी गई, सेल थ्योरी, ठीक है। पहले समझते हैं सेल थ्योरी क्या होती है और फिर ये पता करेंगे कि किसने दी। देखो, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and that the cells is the basic unit of life which is presented by two biologists, ठीक है। आप सुनो ध्यान से कि सेल थ्योरी ये कहती है बच्चों कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए बच्चों, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी है वो, और जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से सारी चीजें बनी हुई थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, बेसिक यूनिट बोला गया। और इसकी खोज दो बायोलॉजिस्ट ने करी थी। बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो क्या हो, कौन थे, शेल्डन और श्वान। किसने शेल्डन और श्वान ने, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो थी, जो चैप्टर था, हाँ, या जो थ्योरी थी, चैप्टर नहीं था, ठीक है, जो थ्योरी थी वो किसने दी, वो दी शेल्डन और श्वान ने। किसने दी, शेल्डन और श्वान ने, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ कि सेल थ्योरी को और थोड़ा इंप्रूव किया गया। और वो इंप्रूव किसने किया, वीरचॉ ने। किसने करा, वीरचॉ ने। उन्होंने कहा कि जो सेल है
जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं। क्या बोला कि जो सेल है जो आज फैल रहे हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या, वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से एक सेल था और उसी में से सेल बनते गए। ठीक है, उसी में से क्या हुए, सेल बनते गए। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल बनते हैं। मतलब यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं कि एक सेल आया था सबसे पहले, फिर उसके बाद सेल आते गए आते गए। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों आपसे आपने एक फनी क्वेश्चन तो जरूर सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। चलो इसका आंसर मैं दूंगा, बट आप भी एक बार कमेंट में आंसर करो कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। ठीक है, तो आंसर है बच्चों पहले सेल आया। बच्चों क्या आया, सेल आया। ठीक है, एक सेल आया, उससे बहुत सारे सेल बने और उस सेल से फिर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, वो यही तो है। ठीक है, तो कभी कोई पूछे आपसे पहले अंडा आया या क्या आया, मुर्गी आई, तो आप बोलोगे पहले सेल आया। क्या आया, सेल आया। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे याद रखना, इनके नाम याद रखना कि शेल्डन और स्वान ने द सेल थ्योरी दी थी और उसको आगे बढ़ाने का काम व्हिटजॉन ने किया था। किसने किया था, व्हिटजॉन ने। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। किसी बात करते हैं बच्चों, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। ठीक है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में। तो देखो जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। एक होते हैं एक कोशीय जीव और एक होते हैं बहुकोशीय जीव। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है समझो। यूनी, अब ये वर्ड है, ये इससे याद रखो। यूनी का मतलब होता है सिंगल। यूनी का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। ठीक है, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, या बहुत सारे। ठीक है, हाँ हिंदी में समझना आसान है, एक लिखा है और बहु लिखा है। ठीक है, तो सिंगल, यूनिसेलुलर का मतलब, यूनी का मतलब सिंगल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हो, किसी सेल से बने हो, एक सेल से बने हो, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर। क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर। जैसे कि क्लाइमेंडस, ठीक है, पैरासियम, बैक्टीरिया, अमीबा। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उनको बोला जाता है मल्टीसेलुलर। जैसे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और हम खुद क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो बात समझ में, यूनिसेलुलर क्या होता है बच्चों, यूनिसेलुलर ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल, यूनिसेलुलर एग्जांपल जो है अमोबिया, क्लाइमेंडस और पैरामोसियम, ठीक है, और बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या क्या होता है बच्चों, प्लांट होता है, एनिमल होता है और ह्यूमन होते हैं, हम होते हैं खुद। ठीक है, ये सारे होते हैं। ठीक है, आप नोट तो कर रहे हो ना, इन सब चीजों को नोट करते जाओ। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, तो वीडियो पॉज कर सकते हो और वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, बस समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सेल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है नर्व सेल, ये हमारे दिमाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ओवम क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा सेल होता है जो फीमेल्स के एग में पाया जाता है। फीमेल्स के एग में पाया जाता है, जिनकी वजह से क्या होते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, उसका ये रेड ब्लड सेल, हमारा ब्लड, उस ब्लड में ये सेल पाए जाते हैं। ये स्पर्म है, ठीक है, जो हमारे टेस्टिस में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ ये फैट सेल है। ठीक है, तूंद जैसे मेरी थोड़ी सी निकली हुई है, दिख नहीं रही होगी, आई एम वेरी फिट। तो इस फैट, इसमें क्या है, फैट है। ठीक है, तो फैट में कौन से सेल होते हैं, फैट सेल होते हैं। ठीक है, फिर देखो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो अब तक खोजा गया है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ये पता होना चाहिए ताकि आप अपने दोस्तों के साथ क्या बोल सको कि मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता है कि दुनिया का स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, और दुनिया का लार्जेस्ट सेल क्या है, आपको पता है ये वर्ड कौन सी है, ये है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है बच्चों वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का अंडा भी एक तरह का सेल है। ठीक है, इसीलिए उसे लार्जेस्ट सेल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको स्मॉलेस्ट सेल का अवार्ड दिया गया, इसे लार्जेस्ट सेल का अवार्ड दिया गया है।
ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट काम भी होते हैं इनके, ठीक है। जैसे नर्व सेल का काम होता है हमारे ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसे पूरी बॉडी में लेके जाना, ठीक है। ओवम और एग्स का काम, ये जो ओवम होता है जो स्पर्म होते हैं इनका काम होता है रिप्रोडक्शन में। रेड ब्लड का सेल का काम होता है हमारी बॉडी में जो चीजें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। और फैट सेल का हमारी बॉडी को इंसुलेटेड रखना, ठीक है। और उस चीज का अंडा भाई उसके लिए तो बच्चा है ना, वो उसका वो काम होता है, ठीक है। ये होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट काम। बस समझ में आगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर आई इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इन इंपॉर्टेंट चीजों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, कोशिका की रचना के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो जो एक सेल होता है वो इन 5 चीजों से बनता है, ठीक है। इन 5 चीजों से बनता है। तो अगर आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई तो मतलब आपको सेल समझ में आ गया। सबसे पहले सेल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर होती है सेल वॉल, बट सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है। किसमें होती है? प्लांट्स में। एनिमल्स में नहीं होती है, एनिमल्स में नहीं होती। क्यों नहीं होती इसका आंसर मैं दूंगा, बस इसी में होती है। फिर न्यूक्लियस दोनों में होता है, ठीक है। जिसे केंद्रक भी बोला जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, और सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिका अंग, ठीक है। ये सारी चीजें, और यहाँ पे मैंने डायग्राम की वजह से दिखा भी रखा है कि ये जो पार्ट है ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो पूरा येलो येलो पार्ट दिख रहा है बच्चों अंदर भरा हुआ, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हो गया, 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 ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, कोशिका अंगक है, ठीक है। आपको बाहर ये जो मोटी सी परत दिख रही है ये वाली, जहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है, ये वाली, हाँ ये वाला, ये वो जो पर्पल कलर का है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा एक सेल जो होता है वो बना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। कि सेल की सबसे बाहरी जो कवर है वो क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी स्किन हमारे अंदर के ऑर्गन्स को, हमारे अंदर के बाकी जो पार्ट्स है उन सबको सेव करती है, उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी सेल के अंदर की चीजों को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये इसीलिए इससे बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों वो क्या करता है? कुछ चीजों को अंदर आने और कुछ चीजों का बाहर जाने की एंट्री और एग्जिट का परमिट देता है, ठीक है। मतलब समझ लो एक तरह का कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है, जिसको बिना बताए कोई चीज ना तो अंदर आ सकती है ना तो कोई चीज बाहर जा सकती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और ये कुछ चीजों को बाहर जाने से भी रोकता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ चीजों को अंदर आने और कुछ चीजों को बाहर जाने की परमिशन देता है और कुछ चीजों को रोक भी देता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिव मतलब कुछ को आने देगा कुछ को नहीं जाने देगा, ठीक है। परमिएबल मतलब इसके आर पार जाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों देखो ट्रांसपोर्टेशन इन सेल कैसे होता है? जब ट्रांसपोर्टेशन देखो सेल के अंदर 2 ही चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, या तो वाटर का या तो एयर का, ठीक है। बोलो भैया फिर उसके अंदर खाना कैसे जाता है? तो वो पानी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसके अंदर एयर कैसे जाती है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ वेयर कॉन्सेंट्रेशन इज लो इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैसेस का अंदर जाना और गैसेस का बाहर निकलना, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। याद रखना जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है वो किसकी वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है। हाँ, और ये कब होता है, कैसे होता है? जब हमारे एक जगह पे क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और एक जगह पे क्या होता है? लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर।
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक क्या करता है, मूवमेंट होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक क्या होती है, मूवमेंट होती है। मतलब समझो जब इस सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन इसके बाहर खड़ा रहेगा, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा बाहर क्या हो जाएगी, ज्यादा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई, ठीक है। अब बाहर अंदर को जरूरत है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, लो, क्या है, लो, ठीक है। तो इसीलिए जो मूवमेंट होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी। बट मान लो उसी तरह का यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत सारा बन रहा है, उसको निकालना है। तो अब यहाँ पे CO2 की जो मात्रा है वो क्या है, ज्यादा, तो इसको बाहर बाहर क्या CO2 की मात्रा कम है, तो ये बाहर भेज देगा। तो हाई और लो, ठीक है, हाई टू लो ये फॉलो करा जाता है, ठीक है, हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो इस चीज को फॉलो करा जाता है। अब देखो सेम चीज वाटर के साथ भी होती है, ठीक है, सेम मूवमेंट वाटर भी करता है, ठीक है। तो जब वाटर भी सेम मूवमेंट करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आने का, तो उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। बस समझ में आ गई। तो ऑस्मोसिस या परासरण भी कहा जाता है और उसको क्या बोला जाता है, विसरण भी कहा जाता है हिंदी में। बस समझ में आ गई। इसमें CO2 O2 ये सब गैसेस अंदर बाहर करते हैं, इसमें सिर्फ वाटर करता है, वाटर के साथ बहुत सारी चीजें मिली होती है जो सेल को चाहिए होती है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो क्या होता है जब what happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in a water। कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में घुमा के पूछ जाता है इस टॉपिक से, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब मैं एक प्लांट सेल को या मैं एक एनिमल सेल को एक शुगर सॉल्यूशन में या मैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो उस प्लांट सेल के साथ क्या होगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे तीन तरीके की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, एक बन सकती है आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब अल्प परासरी विलयन, एक बन सकती है आपका आइसोटोनिक मतलब सम परासरी, एक हो सकती है आपकी क्या, एक हो सकती है आपकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो सकती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीन केसेस बन सकते हैं। तो इन तीन केसेस में क्या होता है, कैसे होता है, समझो इसको ध्यान से। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं। आगे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? If the medium surrounding of the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute, then the cell will gain water by osmosis. Such solution is known as hypotonic solution. ठीक है, क्या कहा गया बच्चों? कहा गया है कि जब एक मीडियम में जैसे ये है, इस मीडियम में बच्चों जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्या होगी? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या इसका मतलब क्या है कि बाहर वाटर ज्यादा है, और वाटर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पे डाइल्यूट है। क्या है? जो सॉल्यूशन है वो क्या है? डाइल्यूट है। तो इसकी वजह से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो उसकी वजह से वाटर कहाँ आएगा? सेल के अंदर आएगा। सेल के क्या आएगा? अंदर आएगा। और सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। तो आप बता लिया कि अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है तो मतलब सेल फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? फूल जाएगा, यानी कि स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। अब आइसोटोनिक में क्या होता है? आइसोटोनिक में क्या होता है कि सेल के बाहर और सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। वो क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम होता है। बात समझ रहे? सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज सेल। ठीक है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, ना तो पानी अंदर से बाहर जाएगा ना तो बाहर से अंदर आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक। ठीक है, फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो बताओ मुझे मूवमेंट कब कैसे होगी? मूवमेंट होगी हायर टू लोअर, मतलब सेल से पानी कहाँ जाएगा? बाहर। और जब सेल से बाहर पानी जाएगा तो क्या जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो हाइपरटोनिक में ये होता है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बना भी रखा है आपके लिए कि यहाँ पर पानी क्या होगा? अंदर आएगा, और पानी अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल अप, फूल जाएगा। यहाँ पे पानी अंदर भी नहीं आएगा, बाहर भी नहीं जाएगा, तो जैसा सेम साइज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? सेम साइज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? सेम साइज। बट यहाँ पर क्या होगा? सेल छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या होगा? सेल से बाहर जाएगा,
उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बस समझ में। तो फिर से एक बार बात करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो सेल के अंदर आ जाता है और सेल फूल जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक बोला जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहां पर बाहर भी और अंदर भी, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो उसका साइज चेंज नहीं होता है। ठीक है, जबकि हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उसके सराउंडिंग में। तो इसीलिए जो वाटर मूवमेंट होती है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर में होती है, इसलिए जो सेल होता है क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्या होता है, सेल छोटा हो जाता है। बस समझ में। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ये तीन सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सेल वॉल के बारे में। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। देखो, ये देखो जो आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है जहां पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर जो ये डार्क ग्रीन कलर का है ये सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है। बस समझ में। तो प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है, दोनों चीजें उसके अंदर होती है। हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। ठीक है, हाँ, उसी को क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और चीज होती है प्लांट सेल में जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है हमने देखा कि वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। ठीक है, हाँ, उसके बाद द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है, मतलब सेल वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल, वो किससे बना होता है बच्चों, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, ये घास में भी होता है सेल्यूलोज। ठीक है, when a living plant loses water through osmosis, it shrinkage or contraction that content of the cell away from the cell wall, and this phenomena is known as plasmolysis। ठीक है, तो जब एक प्लांट सेल के अंदर से पानी बाहर जाता है या पानी अंदर आता है तो उसकी वजह से जो सेल है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या तो श्रिंक होता है। ठीक है, क्या होता है, जब पानी लूज करता है तो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो श्रिंक होने की वजह से जो कंटेंट सेल के अंदर है, मतलब जो चीजें सेल के अंदर भरी हुई है वो भी क्या होती है, सेल की वॉल से दूर आ जाती है। ठीक है, कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है, वो भी क्या होती है, छोटी हो जाती है। वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाता है बच्चों, प्लाज्मोलिसिस। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम न्यूक्लियस के बारे में। तो बच्चों न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरह से ब्रेन की तरह होता है। जैसे हमारे पास ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमसे सब चीज करवाता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी एक सेल से वही करता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ सर्कुलर सेलुलर रिप्रोडक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनने में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू फॉर्म टू और न्यू सेल। ठीक है, और रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे एक सेल दो सेल में टूट जाता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये जो न्यूक्लियर है इसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, जिसके जो 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और टोटल हर पेयर में दो होते हैं। ठीक है, 23 पेयर होते हैं और हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं। हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, दो क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से दो क्रोमोसोम एक्स और वाई, यही जो होते हैं वो जेंडर डिसाइड करते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इन क्रोमोसोम के अंदर क्या डाला होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। और इन डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और इन जीन्स के अंदर ही हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी कि कौन कैसा दिखेगा, किसकी नाक किसके पापा की जैसी होगी, किसकी बाल उसकी मम्मी जैसी होगी, किसकी शक्ल उसकी मम्मी जैसी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर स्टोर रहती है, जीन के अंदर स्टोर रहती है। बस समझ में आ गए। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें स्टोर है। मतलब समझ लो कि न्यूक्लियस एक तरह से हार्ड डिस्क है। ठीक है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, ताकि वो जब नया सेल बनाए तो वो भी एकदम सेम उसकी तरह बने। बस समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो अब सेल जो होते हैं बच्चों दो टाइप के होते हैं। क्या होता है सेल? दो टाइप के। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत पुराना, ठीक है, जो ओल्ड एजेस से है, ठीक है, ओल्ड सेल भी कहा जाता है, क्या होता है? ओल्ड सेल। यूकैरियोटिक मतलब न्यू सेल। ये क्या होता है? न्यू सेल होते हैं, ठीक है। तो जब हम इस दुनिया में आना स्टार्ट हुए थे, अर्थ पे करोड़ों साल पहले आना स्टार्ट हुए थे, तब पहला किस टाइप का सेल आया था? प्रोकैरियोटिक सेल आया था, ठीक है। हाँ, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या ऐसी खास बात होती है कि हाँ यूकैरियोटिक सेल से कैसे अलग होता है, इनके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली समझ लो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, जबकि इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दो तरह के सेल होते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, देखो। जनरली प्रोकैरियोटिक जो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं इनका साइज। जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं जो हमारे अंदर है, वो क्या होते हैं? जनरली लार्ज होते हैं, ठीक है। इनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड होता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। असल में इनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन जो आपको मैंने डबल मेम्ब्रेन वाला दिखाया था ना, वो इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इनके इसलिए न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर वेल डिफाइंड होता है और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, बट यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम, हमने पढ़ा 46 क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होते, जबकि यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है। पसंद में? तो ये जनरल क्या है? डिफाइन है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, वहीं से मैंने उसको उठाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे उस क्वेश्चन को भी भर सकते हो। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है? अच्छा, अब आगे है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखो मैंने बताया था आपको कि ये जो अंदर भरा हुआ है लिक्विड, एक तरह का क्या है? फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्लूइड। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक बलून के अंदर पानी भर दिया, तो जो बलून की लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो पानी भरा है वो क्या है? वो है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाँ, अब वो पानी नहीं है, वो पानी नहीं, जल जैसा है। क्या है? जल जैसा है, ठीक है। आपने पुडिंग खाई होगी या केक खाया होगा, ठीक है, उसके अंदर जो छोटे टॉपिंग लटकते रहता है, तो वैसा ही क्या मान लो वो पुडिंग जो है वो क्या है? वो किससे बनी हुई है? साइटोप्लाज्म से बनी है। और उसके अंदर जो चीजें हैं वो लटकी हुई है, क्या हुई है? झूल रही है उसके अंदर, ठीक है। ईच ऑफ द ऑर्गेनेल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। और इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स का क्या होता है? अलग अलग काम होता है। क्या होता है बच्चों? अलग अलग काम होता है, ठीक है, जिनको ये परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, तो ध्यान से देखो एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं। एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, सब नहीं, ये सब में होता है, ठीक है। राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक, देखो एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के ही दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, ठीक है। उसके बाद वॉक्यूल्स होती हैं, गोल्जी अपरेटस होती है, प्लास्टिड्स होती हैं। ये अलग अलग क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है कि इनका काम क्या होता है, और अगर ये नहीं होती तो सेल क्या नहीं कर पाती, ठीक है। तो अगर हमें इनके काम पता चल जाएंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। समझ में आ गई? ध्यान से देख लो कहाँ पे कौन सी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स है। अभी बताऊंगा राइबोसोम का काम क्या होता है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भरा हुआ देखो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जो आसपास दिख रहा है ये इस तरीके से मुड़ा हुआ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये वॉक्यूल है, देखो बड़ा सा है, स्टोरेज क्या तरह काम करता है, ठीक है। अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग सेल क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनको हमें पढ़ने की जरूरत होती है, उनके फंक्शन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है अंतर्द्रव्य जालिका। क्या बोला जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है।
अब बच्चों देखो क्या है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको ईआर बोला जाता है, इज अ लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, ये जो होता है ये नेटवर्क होता है, क्या होता है, नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। ठीक है, ये एकदम मान लो ये शीट्स होती हैं और ट्यूब्स होती हैं जो पूरे न्यूक्लियस के चारों ओर फैली होती है। ठीक है, उसके बाद द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ईआर का, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, स्पेशली कौन से मटेरियल को, प्रोटीन को, इसको प्रोटीन को, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीजों को लेके आना जाना करती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। आई बात समझ में बच्चों? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ और रफ क्यों होते हैं, वो होते हैं राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ये स्मूथ और क्या होते हैं, रफ होते हैं, इनके बारे में। ठीक है, इन टाइप्स के बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको SER बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट। याद रखना कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट को बनाने में हेल्प करती है, फैट मॉलिक्यूल, लिपिड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ठीक है, जो फैट और लिपिड्स बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, सेल्स के लिए। किसके लिए, सेल्स के लिए। ठीक है, फैट और लिपिड से क्या बनता है मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बात साथ में क्या है, सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में ये प्रोटीन और लिपिड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से और मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में क्या होता है, जहां पे प्रोटीन और लिपिड्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहा जाता है। उसके बाद जो SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी ऑफ द पॉइजनस एंड ड्रग्स। ठीक है, तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका काम ये होता है कि हमारे किडनी, हमारी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन या ड्रग आ जाता है, ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको क्या करना, साफ कर देना, उसको हटा देना। ठीक है, वो कहाँ होते हैं, ये ऐसे वाले SCR कहाँ पाए जाते हैं, किडनीज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका वहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये मैंने डाल रखा है कि RER looks rough under a microscope because it has particle called ribosome attached to its surface। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है, ये रफ इसलिए दिखती है बच्चों क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्या अटैच होते हैं, इसमें राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं इसकी सरफेस से, इसीलिए माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने पे क्या दिखता है, रफ दिखता है। इसका काम क्या होता है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली ये नहीं करता, इससे चिपके हुए जो राइबोसोम्स है वो इसकी हेल्प करते हैं किसको बनाने में, प्रोटीन को बनाने। इसीलिए राइबोसोम्स को भी कई जगह प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कैसा, रफ वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो येलो येलो डॉट दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जबकि ये वाला देखो, इस वाले में ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है, चारों तरफ होता है, किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, क्लियर है एकदम। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। बच्चों गोल्जी अपरेटस समझो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो गोल्जी अपरेटस को हिंदी में गोल्जी उपकरण कहा जाता है। ठीक है, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर के पास जो भी चीजें बनती है उनको
पैक करने का काम, उनको पैकेज करने का काम, उनको डिस्पैच करने का काम टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो जब भी मैं बच्चों को गोल्जी एपरेटस समझाता हूं तो मैं उनको इस तरीके से समझाता हूं, मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, एक क्या है, कंपनी है जो बहुत सारी चीजें बना रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बना रही है, और इस कंपनी का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो है, ये इसको चीजें बनाने में एक्सपर्टीज है, इसको चीजों को कहाँ भेजना है, कहाँ वो करना है, इसको नहीं पता। तो ये क्या करते हैं, एक और छोटी कंपनी है, ठीक है, जिसको बोलती है भाई देखो हमने ये चीज बना दी, अब इसको तुम पैक करो, इसको तुम अच्छे से मॉडिफाई करो और इसको अलग अलग जगह भेज दो जहां पे इसकी जरूरत है। और जो वो छोटी कंपनी है बच्चों, उस कंपनी का नाम है गोल्जी एपरेटस, जो कि क्या कहते हैं, बड़ी कंपनी से चीजों को लेती है, पैक करती है और आगे भेज देती है जहां पे उसकी जरूरत होती है। इसी को क्या बोला जाता है? गोल्जी एपरेटस। और यही इसका क्या होता है? काम होता है। ठीक है, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज। इसका काम क्या होता है? स्टोरेज करना। मतलब जब उस फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती जा रही तो उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो कई बार वो छोटी फैक्ट्री बोलती है ठीक है आपका जो सामान है वो हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर उसको कई बार मॉडिफाई भी करते हैं, मतलब पैकिंग वैकिंग भी करती है उसकी, ठीक है, उस पर स्टिकर विकर भी चिपकाती है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन भी करती है, फिर पैकेजिंग भी करती है और प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स, ठीक है, और उसको उन प्रोडक्ट्स को जमा करती है और फिर उनको ट्यूब्स में डाल देती है और फिर ट्यूब्स के थ्रू होते हुए वो कहाँ पहुंच जाते हैं? जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। ठीक है, और ये काम करने वाला कौन है? वो है हमारा गोल्जी एपरेटस। बस समझ में आ गई। इन सम केसेस, कुछ केसेस में कुछ गोल्जी एपरेटस के केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस के अंदर कुछ जगहों पे गोल्जी एपरेटस के अंदर क्या होता है कि वो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। क्या बनाता है? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये नहीं कि चीनी फैक्ट्री खोल रखी है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, शुगर क्या होता है? एक तरह का ग्लूकोज होता है, उसको बनाती है। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाती है। साथ में इसका एक और बहुत काम है गोल्जी एपरेटस का, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, किसके काम में आती है? लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करती है और इस तरीके से ये कुछ दिखती है। ये है जो है हमारा क्या? गोल्जी एपरेटस। ठीक है, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है क्या? लाइसोसोम्स को फॉर्म करती है। लाइसोसोम को क्या करती है? फॉर्म करती है। बस समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? हम आगे देखो। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम फॉर्म तो हो गए, ठीक है, अब इनका काम क्या होता है थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन से बने हुए बोरे होते हैं। सैक मतलब बोरे, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनके अंदर क्या भरा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, हाँ, लाइसोसोम्स आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या होता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल का काम करते हैं। ठीक है, सेल के अंदर कुछ भी जो गंदगी आई है उसको साफ करने का काम करती है, उनको निकालने का काम करती है। व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल जो होता है डैमेज हो जाता है बच्चों, क्या होता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, उस केस में जो लाइसोसोम्स है वो फट जाता है। क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है। क्या होता है? फट जाता है और उसके अंदर में से जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर भरा हुआ था वो सब निकल आता है और फिर वो खुद के ही सेल को क्या करता है? खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि हमने बात करी ना, ये क्या है बच्चों? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। अब कोई सेल अगर खराब हो गया है, टूट गया है, ठीक है, तो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो तो गंदगी बनेगा ना। तो उस गंदगी को साफ करने के लिए ये लाइसोसोम फट जाते हैं और फिर ये अपने ही सेल को खा के क्या करते हैं? वो जगह साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पे नए सेल बन सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली भी कहा जाता है इनको। बस समझ में आ गई? इजी यहाँ तक समझना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया जाता है कि why lysosomes are called सुसाइड बैग। क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग। तो बता दोगे हाँ कि ये खुद के ही सेल को क्या करता है? स्वाहा कर देता है। क्या कर देता है? खुद के सेल को खा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुद के सेल को ही, खुद की कोशिका को ही खा जाता है। ठीक है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? इनके खुद के सेल को ही खा जाते हैं। ये छोटे छोटे से होते हैं, ये हर तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या पता इधर से टूट जाए तो इनको सिग्नल मिल जाता है और ये फट जाते हैं और पूरे सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि सेल क्या होता है? साफ हो जाता है। सेल क्या होता है? साफ, मतलब वो जगह क्या होती है? साफ हो जाती है, वहां पे गंदा सेल नहीं रहता है। बस समझ में आ गई? तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, लाइसोसोम्स का। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो।
उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बच्चों को हमेशा याद रहता है, और ये लाइन स्पेशली याद रहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, बच्चे आज भी मुझसे मिलते हैं 11th 12th वाले, तो मैं पूछता हूँ कुछ याद है बायो में से, जिन्होंने बायो छोड़ दी तो बोलते भैया बायो में बस एक ही चीज है याद है, वो है हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और आपको भी ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। ये सबको याद रहता है। ठीक है, पता नहीं क्या ऐसी बात है इसमें, सबको याद रहता है। मैं जिससे भी पूछता हूँ पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, सब बोलते हैं भैया ये क्यों पता, माइटोकॉन्ड्रिया को पता है। ठीक है, चाहे उन्होंने पढ़ा कितने साल पहले ही छोड़ दियो, ठीक है, उन सबको ये चीजें पता होती है। उसके बाद देखो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। अब बात किसी हो रही है, इसकी हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। पोरस का मतलब कि उसमें छेद होते हैं, ठीक है, ताकि चीजें अंदर बाहर कर सके। ठीक है, और उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर जो ये इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है ये इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है। क्या होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डीपली फोल्डेड होता है। ठीक है, और दिस फोल्ड, इन फोल्ड्स की वजह से देखो, अगर मैं किसी कपड़े को ऐसे फैला के रखूं तो बहुत बड़ी जगह घेरेगा। ठीक है, बट उसको मैं फोल्ड करके रखूं तो उतनी जगह में बहुत सारा कपड़ा आ सकता है। ठीक है, तो सेम इसके साथ भी है। जब ये जो फोल्ड होते हैं इसके अंदर, ये जो इसके अंदर फोल्ड होते हैं, उस फोल्ड की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इंक्रीज करके इसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन आराम से हो पाती है। बस समझो कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है अंदर उस तरीके से फोल्डेड होते हैं, और हर सरफेस पे क्या हो रही होती है, रिएक्शन हो रही होती है। क्या होती है, रिएक्शन हो रही होती है, और इस रिएक्शन से क्या बनती है, एटीपी बनता है। एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, एनर्जी होती है। एक तरह की होती है एनर्जी होती है, इसी को एनर्जी बोला जाता है। एटीपी को ही क्या बोला जाता है, एनर्जी। तो कभी आपको लगता है ना कि एनर्जी डाउन है, इसका मतलब आपकी बॉडी में एटीपी नहीं बन रही। क्या नहीं बन रहे, एटीपी नहीं बन रहे। एटीपी ही जो है वही एनर्जी, एटीपी ही जो है एनर्जी। और वो कहाँ बनती है, इसके ये फोल्ड में वाली जगह में ही बनते हैं। ठीक है, तो ज्यादा फोल्ड होगा तो वहां पे ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उनको, और ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो वहां पे ज्यादा रिएक्शन हो पाएगी। ठीक है, इसलिए द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो लाइफ में, हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसको चलाते रहने के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, और ये जो एनर्जी आती है वो इन केमिकल एक्टिविटीज से आती है, जो कि कौन देता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में देता है, एटीपी। तो अगर आपसे पूछे कि एनर्जी डाउन लग रही है तो बोलना है नहीं, एनर्जी डाउन नहीं है, एटीपी डाउन है। एटीपी मैन्युफैक्चरिंग डाउन है मेरी बॉडी के अंदर। ठीक है, कि मेरी बॉडी के अंदर एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो कम बन रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से बायोलॉजी की लैंग्वेज में ये बोलना सीखो, असल में आ गई। ठीक है, सब इंप्रेस हो जाएंगे, और जो मूर्ख है उनको तो पता ही नहीं चलेगा, तो उनके सामने तो क्या ही करोगे। ठीक है, अब एक और खास बात बच्चों, इनके अंदर क्या होती है कि दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास खुद का डीएनए होता है। सोचो, खुद का डीएनए न्यूक्लियस के पास भी है। सिर्फ न्यूक्लियस ही ऐसा होता है जिसके बाद खुद का डीएनए होता है। ठीक है, और उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी ऐसा एक होता है, डीएनए होता है। और एक और है जिसके पास भी खुद का डीएनए है, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दो अब तक हमें पता चल जाएगा, न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का डीएनए होता है, और राइबोसोम्स भी होता है खुद का। क्या होता है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स अगर बात करें तो राइबोसोम्स एक और के पास भी होता था, वो कौन सा था, वो था RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास भी क्या थे, खुद के राइबोसोम्स थे, खुद के क्या थे, राइबोसोम्स थे। ठीक है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका राइबोसोम भी है, उसका डीएनए भी है, तो वो खुद के प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं, यानी कि वो आत्मनिर्भर है। क्या है, वो आत्मनिर्भर है। ठीक है, खुद पे डिपेंड रहता है, किसी और से प्रोटीन लेना ही नहीं है, मैं खुद का प्रोटीन खुद ही बना लूंगा। ठीक है, कितना अच्छा है, देखो खुद का प्रोटीन खुद ही बना लेता है। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो और इसको एक बार ड्रॉ भी कर लो। ठीक है, अपनी कॉपी में। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, इसको ड्रॉ भी करना है आपको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको क्या कहता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए होता है। अब आगे बात करते हैं प्लास्टिड्स की।
ठीक है। अब देखो बच्चों प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। याद रखना कि प्लास्टिड जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये दो तरह के प्लास्टिड होते हैं हमारी जो प्लांट में होते हैं। प्लांट्स में दो तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लिकोप्लास्ट, ठीक है। तो दो तरह के क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। जो देखो समझो ध्यान से कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है? व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। बात समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर एक पिगमेंट भरा होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोप्लास्ट देखो, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये वाला पिगमेंट भरा हुआ है, कौन सा? क्लोरोफिल, तो उसको बोला जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है एक चीज के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल का नाम आ गया तो आपको वो चीज पता चली गई, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा काम करता है। क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे वेरियस येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है, एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर का होता है, और इसके अलावा भी अलग अलग पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसीलिए पत्ते आपको कई बार ऑरेंज भी दिखते हैं, येलो भी दिखते हैं, है ना। तो ये इसलिए होते हैं। बस समझ में आ गई? तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ध्यान समझो, क्रोमो क्या है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्या है? क्लोरोफिल भरा हुआ है, तो उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। बस समझ में? अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि भैया 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप होता है। नहीं, 2 ही टाइप होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्ट होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्ट है, ठीक है। बात समझ में? अब बात करते हैं थोड़ा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट होता है वो प्राइमरीली ऑर्गेनेलीज होता है इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बच्चों एक तरह से स्टोरेज करता है। क्या करता है? स्टोरेज करता है। किनकी स्टोरेज करता है बच्चों? ये स्टार्च अपने अंदर स्टोर करता है, ऑयल्स को अपने अंदर स्टोर करता है, प्रोटीन्स को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। इसका काम करता है स्टोर करना, इसका काम करता है स्टोर करना, ठीक है। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है वो अपने अंदर क्या करता है? पिगमेंट्स को, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया या ऑरेंज पिगमेंट हो गया या येलो पिगमेंट हो गया, इनको करता है, पिगमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। जबकि ये क्या करता है? अलग अलग चीजों को अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि एक और ऑर्गेनेल है जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, और वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड हैव आल्सो देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो प्लास्टिड के बाद खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास ही क्या होता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। बस समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है एकदम? अब आगे बढ़ते हैं वॉक्यूल्स। अब क्या बढ़ते हैं? वॉक्यूल्स। ध्यान समझो वॉक्यूल्स क्या होता है। वॉक्यूल्स जो होते हैं, वॉक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। जो वॉक्यूल होता है वो एक तरह का स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज यूनिट होता है, जिसके अंदर से हमारे घर में लोहे के टिन के वो बक्से होते हैं ना, जिसमें हम बहुत सारी चीजें भर भर के रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं वो भी अपने अंदर बहुत सारी चीजें भर के रखते हैं, और उस जगह को क्या बोला जाता है? वॉक्यूल बोला जाता है। हिंदी में रसधानियां बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें सॉलिड चीजें भी भरी होती है, लिक्विड चीजें भी भरी होती है। जो वॉक्यूल्स का साइज होता है वो एनिमल सेल्स में क्या होता है और प्लांट सेल में हैव लार्ज, ठीक है। मतलब वॉक्यूल्स का साइज एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि प्लांट सेल के अंदर जो वॉक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो वॉक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है? छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखो, इन प्लांट सेल वॉक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो बोलो भैया सेल सैप क्या होता है? सेल सैप उस लिक्विड को कहा जाता है, ठीक है, सेल सैप उस लिक्विड को कहा जाता है जो कि हमारे इसके वॉक्यूल्स के अंदर भरा होता है। और ये वॉक्यूल्स के अंदर भरा होता है तो ये कहता है टर्जिडिटी, मतलब उसको कठोर बनाता है और रिजिड बनाता है, ताकि जो सेल है, वो प्लांट सेल है, वो टूटे ना, ठीक है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो सेंट्रल वॉक्यूल होता है कुछ प्लांट्स में वो 50 से लेके 90% तक
सेल का वॉल्यूम कवर कर लेते हैं, मतलब इतने बड़े होते हैं। सोचो प्लांट के अंदर 50% या 90% जगह किससे भरी होती है, सिर्फ वॉक्यूल्स में। कुछ ऐसे सेल होते हैं उनमें भरे होते हैं। तो उनमें जब सेल सैप होता है तो उसकी वजह से वो सेल सैप की वजह से जो वो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा टर्जिड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होते हैं और बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाँ उनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, स्टिफ होते हैं और कठोरता होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको तोड़ा नहीं जाता, उनको डैमेज नहीं होता, बहुत जल्दी से डैमेज नहीं होता। बस समझ में आ गई। तो ये वॉक्यूल्स के, तो इसके साथ हमारे सारे के सारे क्या हो गए, हाँ सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो गए। तो हमने कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने पढ़ा प्लास्टिड, हमने पढ़ा ब्रोंक्यूल्स, हमने पढ़ा लाइसोसोम्स, हमने पढ़ा गोल्जी अपरेटस, हमने पढ़ा राइजोसोम्स राइब्यूसम्स, ठीक है, हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने पढ़ा लार्ज वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब चीजों का हमने पढ़ा, ठीक है। अब आप सबको इन सब चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। नोट्स तो मैंने दे ही दिए आपको, ठीक है, एकदम लेटेस्ट नोट है, एकदम एनसीईआरटी से टू द पॉइंट लिए गए नोट्स है। तो आपको यहाँ पे फालतू की बात तो दिखेगी नहीं, और जो बातें दी गई हैं यहाँ से डायरेक्ट मान के चलो पेपर में क्वेश्चन आता है, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब देखो सेल डिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत बार पेपर में स्कूल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप नया मिड टर्म में देख लेना कितनी बार इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो न्यू cells are formed in organism in order to grow and replace old and dead cell, injured cell to form gametes required for reproduction. This process of new cell are made by the call of cell division. ठीक है। तो देखो जब हमारी बॉडी में जो सेल पुराने हो जाते हैं, या ऐसे सेल होते हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, या ऐसे सेल होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे सेल से हमें हमेशा काम होता है और सेल हमेशा रह नहीं सकता, सेल की लाइफ ज्यादा नहीं होती, ठीक है, 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते ही होती है उनकी लाइफ, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना, और जितना ज्यादा स्मॉल साइज होता है उतना ही उनकी छोटी लाइफ होती है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो सेल होता है उनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इतने ज्यादा रिप्लेस कैसे करेंगे, तो इसीलिए सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों, सेल डिवीजन होता है। और इस सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये जो नए सेल बनते हैं ये अपने पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, या ऐसे सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं जो इंजर्ड होते हैं, या ऐसे वो क्या करते हैं, गैमेट्स फॉर्म करते हैं। गैमेट्स मतलब ऐसी चीजें जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसमें नया सेल बनता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक सेल है, किस तरीके से ये सेल टूट रहा है और 2 नए नए सेल्स में डिवाइड हो रहा है। ये छोटे छोटे ये तितली जैसे दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स है, ये इक्वली दोनों साइड डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसको बोला जाता है सेल डिवीजन का प्रोसेस, ठीक है। सेल डिवीजन में हमेशा क्या होता है, न्यू सेल फॉर्म होता है। क्या होता है, न्यू सेल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं, 2 तरह का सेल डिवीजन होता है भाई, ध्यान से समझना। 2 तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है भाई माइटोसिस, एक होता है बच्चों मियोसिस, ठीक है। और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और क्वेश्चन आता है भाई डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो भाई इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। तो जब जो सेल डिवीजन होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रोथ के लिए, मतलब जो सेल होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो वैसे सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोला जाता है, माइटोसिस। बात समझ में आ गई। जब सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए होता है, जब सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए होता है तो उसको बोला जाता है माइटोसिस। क्या बोला जाता है, माइटोसिस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ठीक है, इसमें हर एक सेल को क्या बोला जाता है, मदर सेल बोला जाता है, ठीक है। डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ठीक है। इसमें ये दोनों डिवाइड होते हैं, मतलब जो मदर सेल है वो डिवाइड होते हैं और दूसरे क्या बनाते हैं, 2 डॉटर सेल बनाते हैं। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ द टिश्यू में हेल्प करती है। जबकि मियोसिस थोड़ा अलग होता है। मियोसिस में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सेल, वो भी किसके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के और टिश्यू के, वो ही डिवाइड होते हैं ताकि वो क्या बना सके, गैमेट्स बना सके, जिसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करके एक ऑस्प्रिंग मतलब बच्चा बना सके। उसी को क्या बोलते हैं, मियोसिस कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई स्पेसिफिक सेल, ठीक है, वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिवाइड होता है, ठीक है, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से बच्चा बने, ठीक है, उसको बोला जाता है मियोसिस। क्या बोला जाता है, मियोसिस, ठीक है। When a cell divides by meiosis, it produce 4 new cell instead of just 2. माइटोसिस में क्या हो रहा था, सिर्फ 2 बना रहा था, जबकि मियोसिस में 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें एक बार में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। इसमें एक बार में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। 2 नहीं, 2 की जगह कितने बनते हैं, 4 बनते हैं।
बस समझ में आ गई कि व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल, और जब माइटोसिस में डिवाइड होता है तो सिर्फ 2 न्यू सेल बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इस बात पे? तो ये हो गया हमारा माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर है एकदम? तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देख रहे हो, ये हमारा माइटोसिस है। तो देखो यहाँ पे एक है, इसके अंदर क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, ठीक है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बन गए, क्या बन गया? 2 डॉटर सेल बन गए माइटोसिस में, ठीक है। ये मदर सेल है, ठीक है, ये इसके क्या है? डॉटर संतत कोशिका है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मदर सेल है, यहाँ पे पहले 2 बने, 2 से फिर 4 बने, 4 क्या बनता है? 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। तो मियोसिस में 4 बनते हैं, माइटोसिस में 2 बनते हैं। ये जो होता है वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, और रिप्लेसमेंट के लिए होती है, रिप्लेसमेंट के लिए होती है। जबकि ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन पर्पसेस के लिए होती है। किसके लिए होती है? रिप्रोडक्शन के लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए होती है। बस समझ में आ गई? तो ये इनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो आपसे अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछेगा बता दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसने पढ़ा, साहब भैया ने पढ़ाया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इन नोट्स में बाहर की एक बात नहीं दे रखी है, जो बात जितनी जरूरी है उतनी ही दे रखी है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहनों का कहीं भी इतना सा भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके ये नोट्स बना के लाया हूं, ताकि आपको एकदम फ्रेश कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब में क्या हो चुका है, जो टीचर्स स्टैब्लिश हो चुके हैं ना, अब वो पुराने नोट्स पढ़ाए वो नए नोट्स नहीं बना रहे। तो हमने क्या करा, हमने एकदम नई अप्रोच लिया, हम एकदम न्यू नोट्स लेके आए, ठीक है, एकदम वेल अच्छे तरीके से डायग्राम्स के साथ समझाने के साथ, ठीक है, सब कुछ कराए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चैप्टर, ठीक है। हम आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है, लास्ट है, ठीक है, और इसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, वो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। तो देखो जो हमारा प्लांट सेल होता है बच्चों, जो हमारा प्लांट सेल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। जबकि एनिमल सेल जो होता है उसमें ना तो सेल वॉल होता है ना सेल मेम्ब्रेन, इसमें सिर्फ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें से होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ऐसा, ठीक है। इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल होता है, हमने पढ़ा ना, इसके अंदर वॉक्यूल का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। जबकि इसके अंदर जो वॉक्यूल का साइज होता है क्या होता है? बहुत कम होता है, कई बार तो होता भी नहीं है, ठीक है। इसका जो शेप होता है जनरली क्या होता है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होता है, जबकि इसका जो शेप होता है राउंड होता है और इरेगुलर होता है, कहीं भी रेगुलर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिड होते हैं, इसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके अंदर प्लांट सेल, और इन डिफरेंसेस के बारे में हम अच्छे से पूरे क्लास में बात कर चुके हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। साथ में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखो हमारे इतने सारे चैनल्स हैं, और आप सबके लिए क्लास 9 के लिए 9th का चैनल है, क्लास 10th के लिए 10th का चैनल है, कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एनडीए वगैरह के लिए हमारा कंपटीशन एग्जाम बाय G.S, अगर आपको इंग्लिश सीख करनी है तो इंग्लिश का चैनल है, ठीक है। तो आप इन सभी चैनल को फॉलो कर सकते हो। और बच्चों एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हमारा जो ये मेन चैनल है, ये हमारा क्या है? मेन चैनल है। इस मेन चैनल पे बच्चों आज डेट क्या हो रही है जब वीडियो आपको मिलेगी मेन चैनल पे, आज वीडियो आएगी आपको 21 जून है, ठीक है। आज तो 22 जून है, ठीक है। तो 22 जून को आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो 22 जून से लेके 29 जून तक इस पे गिव अवे चल रहा है, जहां पर मेरी लिखी हुई, ठीक है, मेरी और अंकुश भैया की लिखी हुई मैथ्स की फॉर्मूला बुक का क्या कर रहे हैं? हम गिव अवे कर रहे हैं। मैथ्स की फॉर्मूला बुक का क्या कर रहे हैं? गिव अवे कर रहे हैं, ठीक है। आप सब जाके वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं अभी कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट कर सकते हो और हमारी मैथ की फॉर्मूला बुक जीत सकते हो। हम यहाँ पे टोटल 5 फॉर्मूला बुक, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी, साथ में कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बुक हम दे रहे हैं हमारी तरफ से ऑन द ओकेजन, क्योंकि हमने इस बुक की 500 कॉपी ऑफलाइन बेची है। सोचो ऑफलाइन, जहाँ पे लोग हमें जानते नहीं है, वहां पे हमने इस चीज को बेचा है, ठीक है। ऑनलाइन आएगी तो कितना धमाका होगा, इससे पहले इसीलिए इस बुक का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको हम पूरा ही नहीं कर पाते, इसीलिए हमने सोचा कि हम 5 बुक को देंगे, क्योंकि हम भी थोड़े छोटे हैं, ठीक है। अभी उतने पास पैसे हैं नहीं कि बहुत सारी बुक्स दे पाए, तो जितना हो पाएगा उतना हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाना है, मैंने खोल ही रखा है यूट्यूब, ठीक है। मैंने यूट्यूब खोल ही रखा है, ठीक है। देखो यूट्यूब पे, हाँ, अब यूट्यूब पे जाओगे तो यहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, ठीक है, हाँ, मेन चैनल में। और वहाँ पे मेन चैनल पे आपको ये वीडियो दिखनी होगी, वीडियो लगा रखे मैंने, ठीक है, गिव अवे की वीडियो है, ठीक है। मेन चैनल है हमारा जीनियस एकेडमिक स्टडीज,
ठीक है, ये हमारा मेन चैनल है। इस पे हाँ अभी रिसेंट वीडियो आ रखी है, क्या रखे हैं इस पे रिसेंट वीडियो आई गिव अवे टाइम, ठीक है। इस वीडियो में जाना है आपको, इस वीडियो में आपको क्या करना है, जाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में जाने के बाद हाँ ठीक है, इस वीडियो में जाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो क्या करना है। हाँ वीडियो में गए, मैंने म्यूट कर दिया, आवाज नहीं आएगी आपको, ठीक है। हाँ यहाँ पे जाना है, कमेंट्स में जाना है, ठीक है, मैंने कमेंट्स में लिख रखा है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, बस आपको अपना डिटेल्स शेयर करनी है, जैसे आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में, आपकी जीमेल आईडी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें लिख के आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है, ठीक है। और फिर हम कुछ 5 लकी विनर्स को चूज करेंगे और जिनको हम ये गिफ्ट देंगे, ठीक है। 90 बच्चों ने वीडियो देख चुके हैं और 30 बच्चों ने हमें कमेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करना, बस नाम लिखना, क्लास लिखना और जीमेल आईडी, ठीक है, ये जो लिखेगा उसी को मिल पाएगी। तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे लिख के दिया है, ठीक है, आपको भी बुक मिल सकती है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे कमेंट करो तो कि आके ताकि आपको ये बुक मिल सके। बस समझ में आई बच्चों? तो आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। हम वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, आप मस्त रहो और आप खेलते और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। तो मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय।